बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और आज खुसूसी रिक्वेस्ट पे हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई है, 9 मई आपको मुबारक हो। अच्छा, मैं अब से कुछ ही देर पहले एक वीडियो देख रहा था और हमने पंजाब में मुख्तलिफ स्कूल्स को एक डायरेक्शन जो जारी हुआ उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ये मंजर देख रही है। इस ऑर्डर में ये कहा गया था कि 9 मई को स्कूल के बच्चे जो हैं वो रैलियां निकालें और जो कुछ 9 मई को हुआ इसकी बाकायदा तौर पे आपने मजम्मत करनी है। अच्छा सर, वो इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए थी कि उसमें बच्चे खड़े हुए हैं, फैसलाबाद की ये वीडियो है, और उन्होंने 9 मई के हवाले से बैनर्स उठाए हुए थे और वो दूसरी तरफ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस? हम बच्चे मन के सच्चे, आप बच्चों को तो नहीं कह सकते, जो वो देखते हैं, जो वो फील करते हैं। एंड व्हेन आई से ऑल दिस थिंग, इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान हैज़ अ लेगेसी एंड द लेगेसी इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ दिस विजुअल, और ये विजुअल जो है एक लेगेसी है जिसमें इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमने इन सर पिछले 75-76 सालों के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हमारे ऊपर 35 बरस जो है वो डिक्टेटरशिप रही मुख्तलिफ अंदाज में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी दफ़ा रही, खैर वो साल बढ़ जाएंगे। बट व्हाट वी वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, जहां आज हम खड़े हैं, इससे लगता ही है कि इमरान खान की जो लेगेसी है वो अगली जनरेशन तक जा रही है। और वो लेगेसी है कि आपने जमहूरियत की बात करनी है, आपने जो फस्तायत और कुछ ग्रुप्स जो हैं जमहूरियत को कंट्रोल करते हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और फिर एक और बात जो इस कौम को सिखा दी गई है कि जब तुम पर ज्यादती होगी ना तो तुमने डट जाना है। और माफियाज कैसे ऑपरेट करते हैं सर, उसे भी बेनकाब कर दिया। इमरान खान ये सब कुछ करता जा रहा है, डील नहीं कर रहा, कौम को ये भी बता रहा है कि यार डील करोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने मुस्तकबिल पर डील तो नहीं करेंगे और पाकिस्तानियों को कभी भी नहीं चाहिए। सर, ऑन 9 मई आप अब किस तरह इस लेगेसी को देख रहे हैं आज के तनाजुर में, जब सियासी जमातें जो है नारे लगा रही हैं कि 9 मई के दुश्मनों को हम माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हमने कुलभूषण यादव को जो है वो माफ़ कर दिया। हमने अभिनंदन को जो है वो, अभिनंदन तो हमारी फ़जाओं में दुश्मन था, आया और उसे हमने कहा कि जाएं आप, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कौम जिसको एक तरह से 1 करोड़ 80 लाख जिस पार्टी को वोट पड़ा, हम उस पार्टी को और उस मुल्क के अवाम को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जी शुक्रिया इरफान। उसमें इस पार्टी के 1 करोड़ 80 लाख वोटों की बात आप ना करें। मैंने खुद हिसाब लगाया था कि जितने वोट पड़े पीटीआई या इमरान खान के नाम पे, हमने तमाम वोट काउंट किए जो कि इसके नाम पे पड़े थे। उसमें हारे हुए उम्मीदवार भी शामिल थे, क्योंकि 3.5 करोड़ बनते थे। क्योंकि 1 करोड़ सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख की बात नहीं है, स्टैंड यानी करेक्टेड इससे ठीक है। इससे 2 गुना वोटों की बात थी जो कि इस नाम पे पड़े थे। दूसरी बात ये थी कि जो जिन लोगों ने वोटों की बात की कि किसको कितने वोट पड़े, अब उनको भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो जो जो 60-70% वोट था, वो डाला कैसे गया। वो तो कमरे में बैठ के एक पेन लिया या पेंसिल ली और उसके ज़रिए हिंद से आगे पीछे करके तो वो 70% वोट बना दिए गए। अब बात ये है कि 9 मई 1 साल हो गया, और 1 साल में किसने क्या खोया और क्या पाया? मेरा ख़्याल है जो इमरान खान ने बहुत कुछ पाया, और इसके जो मुखालफिन थे, जिसमें सियासी जमातें भी, मुखालिफ सियासी जमातें भी पेश-पेश हैं, और इंतहाई शर्म की बात है कि एक सियासी जमातों को मौका मिल गया कि उनका एक दुश्मन है, वो घेरे में आ रहा है, और उस घेरे को तंग करने में इन सियासी जमातों ने बड़ा ही शर्मनाक किरदार अदा किया। लेकिन इनको जवाब जो मिलना था वो 8 मई को मिला, जब इनके वोट डालने वाले नहीं थे। हालाँकि ये कहा करते थे कि इमरान खान को न तो उम्मीदवार मिलेगा, न वोट मिलेगा। तो वो सारे जो इन्होंने अपने मीडिया के वसाइल थे, सरकारी वसाइल थे, उसकी मदद से जो एक बयानिया बनाया, वो ना सिर्फ़
नाकाम हुआ, बल्कि अवाम की नफ़रत में वो ढेर भी हो गया, दफ़न हो गया। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज़ में जो कुछ 1 साल के अंदर हुआ और फिर उसको इमरान खान ने जेल में होने के बावजूद जिस तरह प्ले अप किया, जिस तरह उससे वो खेले, बकौल उन्हीं के अपने अल्फ़ाज़ थे, ब जो कि आज़म खान ने कहा था कि अब इमरान खान ने कहा कि सैफ़र के साथ खेलना है। तो जिस अंदाज़ में इमरान खान ने खुद को पोज़ीशन किया, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे कानून, आईन की बालादस्ती बड़े लोगों के लिए सानवी हैसियत रखती है। ऐसे मुल्क में जहाँ पे अ, दिन-दहाड़े बड़े लोग कत्ल कर जाते हैं, 100 लोग गवाहों की मौजूदगी में भी उसको सज़ा नहीं होती, जबकि एक मुर्गी चोर या जूती चोर जो है, उसको 6 महीने के लिए भेज दिया जाता है। तो उस मुल्क में इमरान खान ने जो करना था 1 साल के अंदर, वो कर लिया और वो है लोगों में ये शऊर पैदा करना कि इस मुल्क के बहुत सारी इस मुआशरे के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिन्होंने उन्हें मिलकर अवाम को उनके हुकूक से, उनकी मुराद से महरूम किया है। उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें जज भी शामिल हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। तो ये शऊर मैं समझता हूँ आज तक कोई रहनुमा पाकिस्तान को नहीं दे सका। इतनी बुरे तरीके से नंगा किया गया उन तमाम लोगों को जो अवाम के हुकूक पे डाका डालते रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है इमरान की लेगेसी है, जो कि जिसको आप कोई रिवर्स नहीं कर सकता। आपने सर बिल्कुल ठीक कहा कि ये इरिवर्सिबल है लेगेसी, और ये जब तक ज़िंदगी है और जब तक सियासत है और जब तक जमहूरियत का सूरज तुलू होता रहेगा, ये लेगेसी हमेशा जो है वो याद की जाएगी। आपने इस पूरे अरसे में नून लीग को खास तौर पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां जो है वो दोबारा से अपनाते हुए देखा होगा। 3 स्टेटमेंट सर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली स्टेटमेंट जवेद लतीफ़ ने कही कि 90 करोड़ रुपया जो है इस्तेमाल किया गया और उन्होंने मुहाफ़िज़ों का नाम भी लिया। फिर ये इल्ज़ाम लगाया और दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर वो अपने किरदार में वापस जा रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात होगी। वो भी एक तरह से एक बयान देकर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। और फिर मुतअद्दिद ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहाँ पे फजल रहमान बीइंग द प्रॉक्सी ऑफ नवाज शरीफ इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद हैं, और प्रॉक्सीज कैसे काम करती हैं ये अब पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानती है। सर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का बनेगा क्या? वेट एंड सी। व्हेन यू टॉक अबाउट 9 मई की आप बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस बयानिए के साथ खड़े हैं जो इस वक्त का मखसूस हलकों का है। तो ये कैसे बाउंस बैक करेंगी ये जमातें एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हवाले से? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह दोबारा से पाकिस्तान की जमहूरी फिजाओं को जो है वो अपने कब्जे में किया जाए, कुर्सी पर बैठा जाए। तो बाउंस बैक यहाँ से करना व्हेन यू स्टैंड विद द 9 मई, जिसको मैं मेरे समेत यकीनन ये तो बात पाकिस्तान में हल्के भी कर रहे हैं, ताकतवर हल्के, कि अदालतें, सबूत मौजूद है, क्रिमिनल सिस्टम मौजूद है। तो सर उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सबूत किधर हैं? तगड़े क्यों नहीं है यहाँ पर? अगर सिर्फ 15 मिनट के अंदर नवाज शरीफ को, बल्कि 5 मिनट में, 15 मिनट ही 5 मिनट में सजा जो है वो ख़त्म हो सकती है अपील करके। और अगर इमरान खान को जो है वो रात दिन सजाएं देकर लोगों को प्लांट करके और लोगों को, जजेस को प्लांट करके आप सजाएं दे सकते हैं। तो सर 9 मई में क्या हर्डल था? हमने तो जमानतें होते देखी अगर सबूत थे। अब आपको याद होगा मुराद रास के बारे में आईजी ने क्या कहा था कि जनाब हमने इतनी कॉल्स जो है वो इंटरसेप्ट की हैं और जियो फेंसिंग भी मौजूद है, तो वेर इज मुराद रास? और सर आपने अगर नोट किया हो, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ठीक हो गए, उनके बारे में, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यानी इमरान खान को छोड़ दो तो सब कुछ सही है। जुर्म तो जुर्म है, अगर जुर्म हुआ है, तनसीबात पर हमले हुए और करवाए गए, तो सर इसको तो फिर एक्सपोज होना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सके। 1 साल हो गया। इरफान, आपने पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का और ख़ास तौर पे जो गुज़रे साल 1.5 साल में पेश आए हैं, उनको एक कूज़े में बंद किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मैं सिरा कहाँ से पकड़ूँ। लेकिन बुनियादी तौर पे अ, आपने चूँकि एस्टेब्लिशमेंट से बात शुरू की थी, नवाज़ शरीफ की बात की आपने, ये तमाम लोग, चाहे जिनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है या सियासी जमातों से या नवाज़ शरीफ है, ये दरअसल 9 मई के जो सरकारी बयानिया है, उसके साये से ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे।
बहुत अरसे तक इनके इनका ये पीछा करता रहेगा, क्योंकि इनकी वजह से बेशुमार नफ़रतें पैदा हुई हैं, बेशुमार अ, सैकड़ों बेगुनाह अफ़राद थे जो आज भी कोई जेलों में पड़े हुए हैं। तो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ेगा 9 मई के वाक़यात। उसमें ज़ाहिर है जो हमले हुए, तोड़-फोड़ हुई, इसकी कोई भी इसको कोई भी माफ़ नहीं करता, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन वो डिटरमिन जो होना था, तय ये होना था कि ये तोड़-फोड़ करने वाले जो मास्क लगा के पहुँच आए थे, बड़े ज़बरदस्त डेल-डोल के लोग, जो गाड़ियाँ भी तोड़ रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं, और जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस का दरवाज़ा इनके लिए खोल दिया था, ये तो अभी इस अमर का तयन होना बाकी है कि ये असल में हुआ क्यों? वो 73 साला कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद, क्या वो लोगों को, जो कि ज़िंदगियाँ बचाने वाली है, क्या लोगों को नहीं मालूम लाहौर में कि कितनी दर्दमंदी के साथ उन्होंने कोरोना के दौरान काम किया? तो क्या वो खातून लोगों को ये कहेगी कि जाएँ और कोर कमांडर हाउस में जाके आग लगाएँ, तोड़-फोड़ करें? इतना बेहुदा और लग़्व इल्ज़ाम उन पे लगाया गया, और मुझे तो शर्म आती है, ये हमारे 2-3 वज़रा हैं, ये भी पेश-पेश हैं कि जो 9 मई का गाना है, ये वो गा रहे हैं, और उसी में चूँकि ये समझते हैं कि इनको एक मौका मिला है अपनी जगह दोबारा बनाने का, अपने पाँव दोबारा अटकाने का पीटीआई के खिलाफ, तो इसलिए वो बढ़-चढ़ के वो बातें कर रहे हैं। लेकिन इतनी आसानी से मैं नहीं समझता कि नवाज़ शरीफ या उनके दूसरे साथी बाउंस बैक कर पाएँगे, क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बेशुमार ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं। मेरी कुछ ताज़ा-तरीन भी मुलाकातें हुई। उनका ये कहना है कि फ़ौज का पाकिस्तान के मामलात में अपना एक किरदार रहा है, नाक़ाबिले तरदीद। अच्छा है, बुरा है, उस पे भी बात हो सकती है, बहुत सारी बुराइयाँ इस किरदार की वजह से आईं। उनके साथ-साथ नवाज़ शरीफ उनके ख़्याल में इस मुल्क की बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और वो इसलिए कि इन्होंने हमेशा मुल्क को और फ़ौज के मामलात को भी एक थानेदार की तरह चलाने की कोशिश की है। यानी थानेदार, आपको मालूम है वो कल्चर क्या होता है थाने का, "ओए! इधर आ जाओ, उधर जाओ। हाँ, ये मेरी मर्ज़ी का बंदा उधर लगा लो।" तो उनका ये कहना है कि जिस अंदाज़ में इन्होंने फ़ौज के मुख्तलिफ़ सरबराहान को लगाने की कोशिश की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीनियरिटी के उसूल को नज़रअंदाज करके, उससे भी पाकिस्तान में बहुत बिगाड़ पैदा हुआ। और इसलिए एक और बड़ी बात, इस पे मेरा ख़्याल इस सवाल का जवाब मैं रैप अप करता हूँ कि ये वो बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की उस नस्ल के साथ रिलेट ही नहीं करती, वो नस्ल उसको समझ ही नहीं पाती, जो ज़रदारी की बात कर रहा है, जो बिलावल बात कर रहा है, जो एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है। आजकल के लोगों का मसला है रोज़गार, बड़ी शदीद बेरोज़गारी है, अस्पतालों में धक्के लग रहे हैं। मैं अभी किसी पेट्रोल पंप पे था, वहाँ हम पेट्रोल डलवा रहे थे, तो उधर भी 3 जो सर्व करने वाले हैं आपस में यही बात कर रहे थे कि हाँ यार, इमरान खान को कब छोड़ेंगे? दूसरा कहता है कि पता नहीं इमरान खान से क्या कसूर हो गया? क्या कोई वो वाहिद बंदा था जिससे कसूर हुआ है? तो इस तरह की बातें आपको मेरा कुक भी सुनाता है, मेरा ड्राइवर भी, पेट्रोल पंप पे भी हमने ये बात सुनी। तो इनके लिए अवाम, उस नौजवान नस्ल के ज़हनों से ये बात निकालना बड़ा मुश्किल होगा, जो इस वक़्त मिसाल समझें कि 30-35 साल से कम उम्र की है, वो आज के इस बयानी से जो हमने 3 दिन पहले सुना भी, उससे वो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते हैं, उनको वो समझ ही नहीं आती, ना ही वो समझना चाहते हैं। अच्छा सर, मतलब ये हुआ कि इमरान खान की विरासत की तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान की आवाम के दरमियान, और वो सियासी विरासत थी, वो मरियम वाली विरासत नहीं है, वो बिलावल वाली विरासत नहीं है, वो आसफा भुट्टो वाली विरासत नहीं है, जिनके माँ बाप ये कहते हैं कि हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं और किसी को फर्स्ट लेडी आपने बना दिया। मुझे सर ताज्जुब नहीं है जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन एक सवाल ज़रूर आम आदमी सोचता होगा कि जब इमरान खान को रातों को अदालतें लगाकर आपने बाकी मुकदमा में सजा दे दी, तो सर इसमें क्या रुकावट थी? ये भी तो दी जा सकती थी 9 मई का। ये क्यों अता तारड़ कहता है कि
हमें पूछना है उस अदालती निज़ाम से कि अभी तक इमरान खान को और उनके लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई। व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम? ये भी तो हो सकता था ना, बाकी सब कर लिया, ये भी कर लेते। इमरान खान कोई इम्तियाज़ नहीं है, इरफान नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिन इल्ज़ामात के तहत उसको बंद किया गया, वो सब लोगों ने देखी हुई है वो सूरत हाल। बहुत सारे उसके चश्मदीद गवाह हैं और जब तक उसकी शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, उस वक्त तक कोई भी इल्ज़ाम, किसी भी इल्ज़ाम को जुर्म की सूरत देना आसान नहीं है। यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने खत लिखा, तो क्या उनकी भी ज़ेहनसाज़ी की थी इमरान खान ने? क्या वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्होंने लिख दिया? और फिर 4 हाई कोर्ट्स, बलूचिस्तान, पंजाब, पेशावर, सिंध, उनके जजों ने भी वही कुछ लिख के भेज दिया, बल्कि उसकी तौसीक कर दी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने की। तो क्या ये बज़ाते खुद एक फ़र्द जुर्म नहीं है उन तमाम लोगों पे, बशमूल इन लोगों के जो टर-टर करते हैं, जो शोर मचाते हैं कि जी इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। भई किस बुनियाद पे सज़ा मिलनी चाहिए? आपके जो सीनियर जज हैं, उन्होंने पूरे निज़ाम पे उँगलियाँ उठा दी हैं, तो इमरान खान को सज़ा दे के क्या वो बच पाएँगे? ये इतना आसान नहीं है। मतलब क्या अता तारड़ और क्या आबिद शेर अली और कोई दानियाल चौधरी, वो तंज़ीम साज़ी वाले, पता नहीं क्या-क्या साज़ी वाले, तो इन्हें आपको मालूम है कि तो बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इलेक्शन में इनकी ख़राब परफ़ॉर्मेंस भी इसी वजह से थी और बुनियादी तौर पे लोग इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। कई इनमें से कई ऐसे लोग हैं उनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। उनको तो चाहिए, जैसे नवाज़ शरीफ साहब को मैं तो बड़ा मुख़लिसाना मशवरा दूँगा कि इतनी उम्र में अपनी उनको एक साख अगर बहाल करनी है, तो ये अपनी बेटी के साथ तंदूरों पे जाना, दुकानों पे जाना या दोबारा सियासत में आना, इसकी बजाय कोई फलाही काम शुरू करें, कोई तालीमी इदारा खोलें, वहाँ जाके बैठें। कुछ थोड़ी बहुत अल्लाह-अल्लाह करते होंगे, यकीनन करते होंगे, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि उन्हें 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म का टाइटल उनको मिल चुका है। वो उनके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर वो जितना भी अभी कोशिश करेंगे, उनकी अपनी उसमें बेइज़्ज़ती होनी है, कोई इज़्ज़त में इज़ाफ़ा नहीं होगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज वी बीन लिसनिंग टू ऑल दिस द कन्वर्सेशंस गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन्स के मुज़ाकरात, और अब तो जवाब आ गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। सर ये मुज़ाकरात कौन करेगा, अब कैसे होंगे? इंटरनेशनल पावर्स आएंगी? आर वी लुकिंग टूवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन? बिकॉज वहाँ पे बड़ी आवाज़ उठ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत जाएंगे और वो आकर शायद इमरान खान की रिहाई की बात करें। सऊदी अरब के वली अहद आर, आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल मुआहदा होगा, इंटरनेशनली कहा जाएगा? क्योंकि हम तो इंटरनेशनली बात जो है लोगों की सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके हम हमेशा से ग़ुलाम रहे हैं। कहीं पे इकनॉमिक ग़ुलाम है, कहीं पर हमारी जो है हमारे ज़मीर ग़ुलाम है। तो अमेरिका कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, इनकी बात मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया माफ़ी मंगोगे तो गल होएगी। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है इरफान। अब इमरान खान एक वो कांटा है जो अब गले में फंसा हुआ है, न फेंक सकते हैं न निगल सकते हैं, और उसकी बुनियादी वजह उसकी अपनी शख्सियत है, उसका करिश्मा है। वो करिश्मा जो कि दुनिया भर में माना भी जाता है, उसके दुनिया भर में बहुत सारे दोस्त भी हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि बैरूनी असरात के तहत ही कुछ ना कुछ होगा। कब होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह आपने भी इशारा किया कि अमेरिका में इंतखाबात होने होने हैं नवंबर में, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा वापसी के खासे रोशन इम्कानात हैं। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि दूसरे मुल्कों को भी इस ममर का एहसास होगा कि पाकिस्तान जैसा एक बहुत बड़ा मुल्क, यानी 24-25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, गैर अहम नहीं है, बड़ा है, और लोगों के लिए वो थोड़ी रेलेवेंस भी रखता है कि इतने बड़े मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, उस वक़्त तक उसके साथ डील करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में इसके लोग फैले हुए हैं। तो मेरा अपना ये ख़्याल है कि वो सियासी इस्तेहकाम अ, सिर्फ़ उसी वक़्त आएगा जब तमाम सियासी किरदार, बड़े किरदार आपस में मिल बैठें, कुछ इसका कोई वे आउट निकल आए, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ नहीं, बल्कि बाहमी रज़ामंदी के साथ।
तो सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिलेगा और सिर्फ उसी सूरत में दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू करेंगे। इसमें इससे इस वक्त ताल्लुक सिर्फ इमरान खान का के साथ नहीं है, मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान के अवाम के मफादात का है और इससे जुड़े हुए दूसरे मुल्कों के मफादात और दूसरे मुल्कों का अमन व अमान भी है। तो मेरा ख्याल है कि कहने कहने को तो इन्होंने बहुत कुछ कहा कि सिद्क़ के दिल से जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंदरूनी खाना कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बहुत जल्द या बदेर हो करेगा, जिसके नतीजे में सियासी फ़िज़ा कुछ बेहतर हो, इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें और हो सकता है फिर नए इंतखाबात की तरफ भी बढ़ जाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।